जहाँ पे हम खड़े हैं अभी, इस जगह का नाम है एजुकेशन सिटी, दोहा में। एजुकेशन सिटी एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस हैं। तो इस म्यूज़ियम को इस जगह पे ऐसे लोकेट करने का आइडिया इस म्यूज़ियम को बनाने का आइडिया और सोच उसके पीछे यही थी कि ना सिर्फ वो लोग जो म्यूज़ियम देखने आते हैं, देश भर से, दुनिया भर से जो म्यूज़ियम देखने आते हैं, जो कला देखने आते हैं, जो आर्ट का काम देखने आते हैं, सिर्फ वही ना आए, मगर यहाँ के कैंपस, यूनिवर्सिटी कैंपस में जो नौजवान लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो स्कॉलर्स हैं, वो भी आएँ इस म्यूज़ियम को देखने और एम एफ हुसैन की कला देखें। उनके 80 साल, 90 साल तक जो जीवन था और 80 साल तक जो उनका काम रहा कला में और क्या योगदान रहा कला के क्षेत्र में, उसके बारे में देखें और जानें। मेरे पीछे की जो इमारत जो आप देख रहे हैं और जिसकी लिखाई की गई है लौह व कलम अरबिक में, वो एम एफ हुसैन की लिखाई है। और यही डिज़ाइन उन्होंने दिया था जब उन्होंने ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन किया कि कैसे उनका म्यूज़ियम दिखना चाहिए, उसकी जो बिल्डिंग है वो कैसी दिखनी चाहिए, और असलियत में आज की तारीख में ऐसे दिखती है। तो म्यूज़ियम का जो पहला स्टॉप है, पहला कमरा, उसमें ये इमर्सिव आर्ट एक्सपीरियंस दिया जाता है, जिसमें हुसैन की पंछियाँ, घोड़े आपको दौड़ते हिलते नज़र आते हैं। इमर्सिव आर्ट एक ऐसा मीडियम है जो आज के तारीख का लेटेस्ट आर्ट फॉर्म है, और एम एफ हुसैन की जो पेंटिंग्स हैं उसको इस तरीके से एक एनिमेटेड फॉर्म में देखना, और ये एक तरीके का एक सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है कि एक आर्टिस्ट की, उसकी कला की, उसके स्टाइल की, उसके काम की इंट्रोडक्शन कैसे की जाए। आधुनिक भारतीय कला के महान गुरु एम एफ हुसैन द्वारा 2008 में बनाया गया एक नीले भवन का रंगीन चित्र आखिरकार बड़े जश्न के साथ दुनिया के सामने आया है। ये चित्र आज दोहा में उनके अपनाए हुए घर 3000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले एक संग्रहालय के रूप में खड़ा है। इस भवन के सामने के हिस्से पर अरबी में लौह कलम लिखा है, जो रब के लिखे हुए शब्द को बताता है। लेकिन हुसैन ने यहाँ इस नाम को अपने जीवन की अंतिम कहानी के लेखक के रूप में नया अर्थ दिया है। एम एफ हुसैन का म्यूजियम लौह व कलम दुनिया में एक ऐसी जगह में सिचुएटेड है कि जो ईस्ट का जो आर्ट है और जो वेस्ट का आर्ट है, उसका एक ब्रिज बना हुआ है ये एम एफ हुसैन म्यूजियम। ये अंतिम अध्याय उन्हें भारत से दूर इंतकाल के बाद मिला है। ये उनके दोस्त और सहारा देने वाली कतर की महारानी शेखा मूजा बिन्त नासिर द्वारा निभाया गया एक वादा था, जिन्होंने 2011 में हुसैन के इंतकाल के बाद 14 लंबे साल लगने के बावजूद उनके सपने को पूरा करने में मदद किया। लौह कलम विश्व कला मंच का एक हिस्सा है। ये पूर्व और पश्चिम के ठीक बीच में है। ये न केवल हुसैन की कहानी को बचा कर रखेगा, बल्कि दुनिया के दो हिस्सों को जोड़ेगा और बातचीत का एक नया तरीका शुरू करने में मदद करेगा। एम एफ हुसैन के काम की अगर बात करें तो आपको ये एहसास होगा कि एक आर्टिस्ट जिसका 70 और 80 दशक का पूरा करियर रहा हो, उसने कितने तरीके के काम किए हैं, कितने अलग अलग मटेरियल और मीडियम में काम किए हैं, वो इस म्यूज़ियम में भी नज़र आता है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं, ये 1990s के वुडन कटआउट्स हैं ऑफ टॉय फिगर्स जो एम एफ हुसैन ने बनाए। साल 2025 को हुसैन की कला की दुनिया में सबसे बड़ी वापसी के रूप में याद किया जाएगा। जी हाँ, मार्च में वो अपनी कृति ग्राम यात्रा की रिकॉर्ड तोड़ 118 करोड़ रुपए की नीलामी के साथ अब तक के सबसे महंगे भारतीय कलाकार बन गए हैं। और नवंबर उस कलाकार के लिए सबसे बड़ा और यादगार पल है, जिसने अपने जीवन के बाद के लिए भी अपनी विरासत की योजना बनाई थी। संग्रहालय में 2 तलों पर हुसैन की 150 से अधिक कलाकृतियां हैं। एक संग्रह में वे काम दिखाए गए हैं जो उन्होंने भारत में अपने जीवन के कई दशकों के दौरान बनाए थे। इस हॉल में जो काम है वो 1980s का काम है, जब हुसैन ने एक सीरीज ऑफ काम किए थे ऑन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। शुरुआत आप देख रहे हैं जलियांवाला बाग का जो हादसा था, गांधी जी का दांडी मार्च, और फिर हिंदुस्तान का क्विट इंडिया मूवमेंट। हुसैन की ज़िंदगी देश के एक ऐसे वक्त में मौजूद थी, 1915 में जिसका जन्म हुआ, जिसने हिंदुस्तान का पार्टीशन, फ्रीडम मूवमेंट, आज़ादी की लड़ाई देखी, उसको सपोर्ट किया, और फिर एक नए हिंदुस्तान के बनते देखा, एक नए हिंदुस्तान के नए सपने, और उसको
कैसे सक्सेस में बदला जाए, जिनमें उनके दिल के करीब कुछ चीज़ों में शामिल है उनका आखिरी इस्तेमाल किया गया पेंट, पैलेट, ब्रश, पेंट के छींटे लगा उनका अंतिम पहना हुआ कुर्ता और उनका भारतीय पासपोर्ट। ये एक पहचान पत्र था जिसे उन्होंने भारत में कुछ विवाद वाले कार्यों को लेकर विरोध और मौत की धमकियों के बीच झेल रहे बहुत ज्यादा तनाव के कारण बहुत दुख और संघर्ष के बाद छोड़ दिया था। ये वो तस्वीर है जिसे देख के काफ़ी हिंदुस्तानी थोड़े इमोशनल भी शायद हो जाएं, क्योंकि ये हुसैन के आखिर के दिनों में इस्तेमाल किए हुए चीज़ें हैं। उनके चश्मे, उनका मफलर, उनका ब्रश, उनका कुर्ता और हिंदुस्तान का पासपोर्ट जो उन्होंने अपने जीवन के आखिरी साल में दे डाला और कतरी सिटीजनशिप ली। उनकी कतरी नागरिकता शांति और अपनी विरासत को आगे बढ़ाने के वादे के साथ आई थी, इसलिए संग्रहालय के दूसरे संग्रह में वे काम शामिल हैं जो उन्होंने दोहा में अपनी अंतिम सांस तक बनाए। इनमें अरब सभ्यता पर उनकी अधूरी 99 कृतियां की श्रृंखला में से भी 35 पेंटिंग शामिल है। ये पहले कभी लोगों के सामने नहीं दिखाई गई है। ये जो पेंटिंग आप पीछे देख रहे हैं, ये हुसैन का आखिरी बनाया हुआ स्केच है और ये स्केच उनके इंस्टॉलेशन का है। एक इंस्टॉलेशन जिसमें घोड़े उड़ रहे हैं और हवा में गाड़ियां भी उड़ रही हैं। और ये स्केच जो है जिसके बेसिस पे इंस्टॉलेशन बना है, ये तो एक पीस ऑफ पेपर है जिसमें हुसैन ने इंस्ट्रक्शंस छोड़े कि कैसे कौन सा पीस कहाँ लगाया जाए, कौन सा पीस का मूवमेंट कैसे होगा, कैसे घोड़े गोल घूमेंगे, कैसे गाड़ियाँ उसके चारों तरफ घूमेंगी। ये सारे इंस्ट्रक्शंस हुसैन छोड़ गए थे इस स्केच में। ये काम जो है म्यूज़ियम का फिनाले है। आज उनके गुजरने के 14 साल बाद ये काम दुनिया देखेगी। द बैटल ऑफ बद्र में हुसैन ने मशहूर घोड़े 624 ईस्वी में मक्का के बड़ी कुरैश सेना के खिलाफ मुसलमानों के खास सैन्य जीत को दर्शाता है। वहीं अमन हुसैन को उनकी अपनी अरब जोड़ों की ओर ले जाता है जो रेगिस्तान में घुमंतू जीवन और मिट्टी के घरों को दिखाता है। He wrote a letter to Her Highness Sheikha Moza bint Nasser, a letter of vision, a letter of gratitude. 99 paintings of Arab culture dating back to Babylon era. The installation of 5 life-size horses in crystal glass. ये हुसैन ने 2007 के साल में दोहा में ही पेंट की थी। इसका नाम है सुलजाना हॉर्स। सुलजाना हॉर्स वो घोड़ा था जो हुसैन अली का बहुत ही चहीता अरब घोड़ा था और उसको प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाला था। ये एक ऐसी पेंटिंग है जो म्यूज़ियम की एक बहुत ही अहम हिस्सा है। संग्रहालय के उद्घाटन की रात की शुरुआत एक शानदार वीडियो शो के साथ हुई जो संग्रहालय भवन के विशाल सामने के हिस्से पर चलाया गया। कतरी शाही परिवार, दुनिया के संग्राहक लक्ष्मी मित्तल और गौरी खान, बड़ौदा की राधिका राजे गायकवाड़, भारतीय कलाकार सुबोध गुप्ता और रियाज कोमू तथा कई अन्य प्रशंसक हैरान होकर देख रहे थे जब हुसैन की पेंटिंग चलते फिरते गौरव के साथ मुखौटे पर चल रही थी। उनके पक्षी मुंबई के आसमान में उड़ रहे थे, उनके कथकली नर्तक आंखों से आपको चढ़ा रहे थे और उनके घोड़े अशोक की दुनिया से लेकर रेगिस्तान की रेत में शांति पाते हुए उनके ऊँटों तक पूरी ताकत से सरपट दौड़ रहे थे। हुसैन ने कहा था, रेगिस्तान में खोए हुए ऊँट की तरह मेरे लंबे ब्रश को कतर में सुनहरी रेत मिल गई है। शेखा को लिखे एक पत्र में हुसैन ने ये प्रस्ताव दिया था कि बेबीलोन युग के अरब संस्कृति के 99 पेंटिंग शक्ति के निशान के रूप में क्रिस्टल में 5 घोड़ों की एक स्थापना, मेरी भारतीय विरासत, पेंटिंग, मूर्तियां, फिल्में और लिखित शब्द के संग्रह को रखने के लिए एक संग्रहालय का निर्माण किया जाए। मेरे द्वारा डिजाइन किए गए एक संग्रहालय का निर्माण किया जाए। कृपया मुझे अपनी सांस्कृतिक ताकत की सेना में एक छोटा सिपाही माने। इस नोट के जवाब में शेखा ने अंततः अपना वादा पूरा किया। उन्होंने कहा, मैं इस दिवंगत सम्मानित कलाकार के सपने को पूरा करके बहुत खुश हूँ। इस संग्रहालय का उद्घाटन एजुकेशन सिटी में एक नए महत्वपूर्ण स्थापना के रूप में होगा जो उनके जीवन के पन्नों और उनके कामों के संग्रह को दिखाएगा। ये जो दौड़ते घोड़े आपको नजर आ रहे हैं, जो एम एफ हुसैन की सिग्नेचर स्टाइल में दौड़ते हुए घोड़े हैं,
ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये हुसैन से ही डिज़ाइन किए गए हैं। जब वो जीवित थे, वो गए इटली मुराना ग्लास आर्टिसंस को समझाने कि कैसे ये घोड़े बनाए जाएं उनके सिग्नेचर स्टाइल में। मगर ये तो सिर्फ मॉडल साइज है, असली लाइफ साइज घोड़े मुरानो ग्लास के मीडियम में उनके फाइनल इंस्टॉलेशन का एक हिस्सा है। द फाइनल हुर्रा जो कहा जाता है एक आर्टिस्ट के लिए, जिस काम का नाम है सीरू फी अल अर्द, जिसका स्केच भी हुसैन छोड़ गए कि उसको कैसे बनाया जाए। मुझे देख के ही बहुत खुशी होती है, क्योंकि जब मैंने उनका आखिरी इंटरव्यू किया उनके गुजरने से पहले, उन्होंने इसका भी जिक्र किया। उस वक्त वो अगले ही महीने जा रहे थे इटली, इसी प्रक्रिया में कि कैसे ये घोड़े बनाए जाएं। संग्रहालय संग्रह का सबसे बड़ा और यादगार पल हुसैन द्वारा 2009 में योजनाबद्ध एक चलती हुई कलाकृति है जिसे सीरू फी अल अर्द कहा जाता है। ये एक अरबी कविता है जिसका अर्थ है धरती पर चलो। मैं बड़े गर्व और उतनी ही विनम्रता से कहती हूँ कि एमएफ हुसैन अपने जीवन में अंतिम 10 सालों में मेरे दोस्त बन गए थे। मैं अपनी कहानियों के लिए अक्सर उनसे शूट और इंटरव्यू करने मिला करती थी। हर बातचीत एक अनुभव होती थी। वो मुझसे 65 साल बड़े थे, लेकिन उम्र का अंतर कभी महसूस नहीं हुआ। 2009 में उनसे मेरी आखिरी रिकॉर्ड किए गए इंटरव्यू में मैं उनसे तब मिली जब वो दुबई में खुद की मर्जी से देश से दूर रह रहे थे। अब ये दूसरे पत्रकारों के लिए उनके जीवन पर एक शोध फिल्म या तो कहे डॉक्यूमेंट्री के रूप में काम करता है। उस समय वो अरब सभ्यता पर किताबें पढ़ने और अपनी नई श्रृंखला की तैयारी में व्यस्त थे। जब मैं एक छोटी ड्राइव के लिए उनके लाल फेरारी के अंदर उनके साथ बैठी थी तो उन्होंने एक धुन गुनगुनाना शुरू कर दिया और मुझसे बताया कि ये स्पोर्ट्स कार को आने वाले काम का हिस्सा बनाने की योजना बना रहे हैं। मैंने उस समय उसे हंस कर टाल दिया था। चलिए आपको एक पर्सनल बात बताती हूँ इस स्केच के बारे में। ये जो लाल गाड़ी आप देख रहे हैं, ये लाल गाड़ी एक रेड फेरारी है। जब मैंने हुसैन का आखिरी इंटरव्यू किया तो हम 5-10 मिनट के लिए इस गाड़ी के अंदर बैठ के थोड़ा घूमने गए। उनको ये गाड़ी चलाना बहुत पसंद थी, मगर उन्होंने मुझे देख के बोला कि क्या तुम समझती हो कि ये गाड़ी सिर्फ अच्छा वक्त गुजारने के लिए है, मज़े करने के लिए है, सिर्फ मेरी शौकिया है, मेरा पसंद है? नहीं, ये गाड़ी मेरे एक काम का हिस्सा होने वाली है। उसको सुन के मैं भी थोड़ा हंस पड़ी। एक स्पोर्ट्स कार, एक रेड फरारी, अ पार्ट ऑफ योर वर्क, आपके काम का हिस्सा। मगर आज वही बात 14 साल बाद सच निकली। मेरे शूट के एक हफ्ते बाद वो अपने मुराने घोड़ों पर काम करने के लिए इटली जा रहे थे। ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि उन्होंने मेरे साथ ये छोटी छोटी बातें साझा की थी। ये कलाकृति मुख्य भवन के बगल में एक बहुत बड़े गोल हॉल में रखी गई है। चीनी मिट्टी के चिप्स की एक लाल मोज़ैक दीवार और जो हुसैन के मशहूर दौड़ते घोड़ों की पेंटिंग बनाती है, मंच के लिए एक शानदार पृष्ठभूमि तैयार करती है। हुसैन की मानव रूप की खास शैली में ढाला गया पंखों वाला आदमी की एक मूर्ति ऊपर से नीचे की ओर झूलती है। हुसैन की मूर्ति रूप में बनाए गए घोड़े जीवन के आकार में मंच के चारों ओर सरपट दौड़ रहे हैं, जिनमें विशेष रूप से इटली के हाथ से फूके गए मुरानो ग्लास स्टूडियो में बनाया गया है। जब प्रकाश इन 5 शानदार रंगों के घोड़ों के से होकर गुजरती है तो जादुई परछाइयां बनती हैं, जैसे वे गोल गोल घूमते हुए मंच पर दौड़ते हों। वे मंच के नीचे गायब हो जाते हैं ताकि पुरानी कारों के लिए रास्ता साफ हो सके, जो लिफ्टों पर ऊपर आती है और बाहरी घेरों में तेजी से घूमती है। हुसैन के अपने शब्दों में जब उन्होंने इस काम की कल्पना की थी, पूरा समूह क्रिस्टल ग्लास में नाचते घोड़ों के प्रदर्शन जैसा है, जो घुड़सवारी, बहादुरी और ताकत के पारंपरिक गीत की धुन पर सेट किया गया है। इस काम का हर पहलू हुसैन द्वारा विस्तृत निर्देशों के साथ छोड़ा गया है। उन्होंने हर हरकत, हर रोशनी के मूड, हर संगीत के नोट और कांच के घोड़ों के हर सांच को स्केच किया और टुकड़ों के लिए हर कार चुनी। उनकी रचनात्मक उत्कृष्टता उस समय भी आई जब उनके लिए मानसिक तनाव और संकट का समय था, जब भारत में उनके कुछ कार्यों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे थे। बाद में उन्होंने माफी मांगी। अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं, उन्होंने ये कहते हुए बात को खत्म करना चाहा। और उनके लिए बड़ी राहत की बात ये रही कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी कला के स्वतंत्रता के तर्क का समर्थन करते हुए उनका नाम साफ कर दिया। उन्होंने मुझसे जोर देकर कहा कि दुनिया में कहीं भी यात्रा करते हैं वो भारत और आधुनिक भारतीय कला की भाषा को अपने अंदर रखते हैं। आखिरकार ये एक मूल भाषा है जिसे उन्होंने खुद बनाया था। ये संग्रहालय मानवीय भावना की विजय, अभूतपूर्व मरणोपरांत गौरव और एक वादे का सम्मान है।
ऐतिहासिक रूप से हुसैन की कला दो प्राचीन सभ्यताओं भारतीय और अरब का एक पुल बनाती है। सांस्कृतिक रूप से ये एक भारतीय आधुनिक मास्टर की पुनः खोज है जो आज के इस दुनिया के शीर्ष समकालीन कलाकारों की लीग में शामिल हो गए हैं। What is that one thing that you learned about him while you were curating this show, which you felt was very special as an artist with an international standing, not just Asia or India, but a global artist and someone who could stand with contemporary times? What is that one thing that you learned or it dawned upon you? I think if I'd like to say what motivated me the most about Sure. him Yeah. is, I know I keep saying multidisciplinary, but it really was motivating to me, and I was hoping that this is something that's going to resonate with everyone, is you don't really have to confine your art into one space or one medium. You are able to, and you can excel in so many different mediums. You can test and work, and he started with calligraphy, for example, when he was a young boy. Right. And you see his work expanded from such a young age until the last works that he's done, and the combination that he has in some of the urban Islamic civilization works, such as that of Battle of Badr, where he has "Inna fatahna lakum fathan mubina," and that was one of the first few lines that he learned when he was a child. So what I would say, what motivated me and what I'd like the visitors to come to the museum is to know that you really can be whatever it is that you want it to be. You don't have to confine yourself to one medium, but allow yourself to explore. So what were these conversations that you had with the artist in his absence? Because you just had this piece of paper on which he'd made a sketch. It was a 2D sketch and you had to turn it around into a 3D structure in a building. What were these conversations that you had in your head? So I think when you're looking at a piece of art as a viewer, there are several readings of an artwork. I think different viewers bring in different readings of artworks. And so in some senses, it was not very different from that we're looking at an artwork which has a literal reading to it, it has a metaphorical reading to it, it has a reading that is led because of our own understanding of M.F. Hussain as people who've grown up in India. Yeah. So there are these multiple layers that are there. And the question was that, a successful building would be one that actually acknowledges several of these layers. So while some and parts of it keeping are that literal, original sketch intact. Exactly. So while some parts of it may appear to be literal, there are others that are sort of more metaphorical. They kind of talk about cross-cultural links. They talk about syncretism. They talk about broader regional identity that goes beyond India to South Asia and to West Asia. So I think that the idea, the conversations with him were about trying to bring and keep these spirits through architectural gestures. How do we bring in kind of, different types of arches that may talk about a history of a certain, an architectural place where he came and a from time. as well. And how does one, bring in references to Yemen, which are there in the sketch, but also to Central Asia through the blue tiles. So, we were thinking at several levels. And so those were the exciting conversations to be that we had while designing the building. I think you're the only one who can claim who had conversations with him in his absence. Yes, probably. And I'm grateful for that, and for the opportunity to build this museum. हुसैन का ये आखिरी काम जो म्यूजियम का फिनाले है, ऐसे तो देखा जाए तो म्यूजियम ही उनका आखिरी काम है जो उन्होंने स्केच छोड़ा कैसे म्यूजियम बनाया जाए, मगर ये जो काम है जिसका नाम है सीरू पीएलआर, ये हुसैन का आखिरी काम है जो उनके जीवन के बाद ख़त्म हुआ। उन्होंने इंस्ट्रक्शंस लिखित में छोड़े कि क्या कैसे बनाया जाए और वही म्यूजियम टीम ने फॉलो किया। मगर ये एक वादे की बात है, जब आप अपनी ज़बान दे जो चीज़ पे, कतर की जो महारानी है शेखा मोज़ा बिन नासिर, उन्होंने अपने ज़बान दिए कि हाँ, हुसैन को मैंने बोला कि म्यूजियम बनाया जाएगा तो म्यूजियम बनना चाहिए। आज 14 साल हो गए हुसैन को गुजरे, मगर हम सब यहाँ बैठे हैं हुसैन का जश्न मनाने, सिर्फ क्योंकि एक वादे को निभाया गया है इस आलीशान तरीके।